वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अच्छा, सर। आप लोगों का पेपर कैसे गया यार? जो वाला हुआ था संडे वाला कैसे हुआ? और मैंने लास्ट वाला कैसे हुआ जो उससे पहले हुआ था, जिसमें 11th क्लास का आया था? ठीक हुआ था? मेडिकल वालों का जो हुआ था 11th क्लास का टेस्ट सीरीज? यस सर। ठीक हुआ? तारीख आपने एग्जाम में दिया था इस बार? नो सर, मैं नहीं दे पाया था एग्जाम, इसके बाद वाला दे दूंगा। अच्छा, मिस मत करो सर यार। कल वाला दिया था सर, अच्छा, बस वो पहली बार ऐसा हुआ था कि एग्जाम मिस हो गया, वरना वैसा नहीं होता। हाँ वही मैं देख रहा था, मैंने कहा आपके एब्सेंट हो गए। एक्चुअली देखो एग्जाम होता क्या है ना, एग्जाम के बहाने तैयारी रहती है और तो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो मैंने देखी है कि आदमी तैयारी नहीं करता। जब सामने टारगेट कुछ होता है हम तैयारी कर लेते हैं, है ना? तो स्पीड आएगी पढ़ाई में। तो अगर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग चलोगे तो स्पीड रहेगी, तो सब लोग उसके हिसाब से चलो। और जेई वाले भी जो बच्चे हैं वो मैंने आपको डाल दिया 30 तारीख को एग्जाम है आप लोगों का। उससे पहले आप लोग ट्राई करोगे, असाइनमेंट वगैरह मैंने दिए हुए हम लोग खत्म कर ले सारे टॉपिक के। कुछ टॉपिक के मैं दे चुका हूँ, आधे टॉपिक के वो खत्म करोगे तो बाकी आधे टॉपिक के खत्म कर लेते हैं। फिर 30 तारीख से हम लोग टेस्ट सीरीज और बाकी चीजें करें, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो लोग थोड़ा फास्ट हो जाए अपनी तैयारी में। और मेडिकल वाले तो मैं टेस्ट सीरीज चली रही है, कोर्स खत्म हो जाएगा, टेस्ट सीरीज करो, साथ साथ तैयारी करते रहो टेस्ट सीरीज के हिसाब से, ठीक है? यही होता है एग्जाम का, टेस्ट सीरीज का फायदा और एग्जाम का फायदा ये होता है कि तैयारी रहती है उसमें। नहीं तो हम लोग फिर मैंने डेफिनेट टाइम ही देते हैं कि चीज को तो खींचती रहती है। एक प्रिंसिपल होता है, अगर जो एमबीए को करेगा फ्यूचर में तो आई थिंक क्या होता है उसका नाम भूल गया मैं, पार्किंसन प्रिंसिपल होता है शायद। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए 3 दिन दिए जाएं तो आप वो काम 3 दिन में करोगे, और अगर आपको 7 दिन दिए जाएं तो 7 दिन में करोगे। तो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऐसा पूछा कि वर्क एक्सपेंड्स टू किल द टाइम अवेलेबल फॉर द वर्क, ऐसा कुछ है जो मुझे ध्यान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हो आपको डेफिनेट टाइम देना चाहिए कि अगर मैं कोई लेसन पढ़ रहा हूँ तो टाइम में खत्म करना ही है मुझे, ये इतना उसमें करना। अगर आप उसको डेफिनेट टाइम नहीं दोगे तो काफी टाइम खा जाएगा आपको। तो टेस्ट सीरीज या बाकी टेस्ट का ही फायदा होता है कि आपको डेफिनेट एक विंडो मिल जाती है कि आपको 2 हफ्ते में इतना पढ़ना है या 1 हफ्ते में इतना पढ़ना है या 3 दिन में इतना पढ़ना है ना? तो ये फायदा होता है। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर काम में, नॉट ओनली पढ़ाई में, लाइफ में जो भी काम करते हो सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखना। ऐसा होता है लोग आपके साथ नहीं होता है, ये पार्किंसन प्रिंसिपल में लिखा है, ऐसा होता नहीं होता? यस सर, होता है। यस सर। ऐसा ही होता है ना। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है आपको और ये बुक आपको नॉवल खत्म करना है 7 दिन में, इंटरेस्ट आगे तो बात अलग है, भाई आप 7 दिन में करोगे अगर पढ़ाई की अगर किताब होगी तो। और अगर आप बोलोगे 2 दिन में करना तो आप उसका 2 महीना करो, 2.5 में कर दो मैक्सिमम। तो वो ये सब होता है लाइफ में, तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी है अगर आपको हमारे आगे रहना है कॉम्पिटिशन में, ठीक है? चलो आगे मूव करें, आज का शुरू करें। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने YDSC में एक पर्टिकुलर वाई पे फ्रिंज विड्थ, सॉरी नॉट फ्रिंज विड्थ तो निकाल दिया हमने, पाथ डिफरेंस निकाल दिया था। पर्टिकुलर वाई पे हमारा पाथ डिफरेंस कितना होता है। मान लो कि अगर पॉइंट हमने यहाँ पे पी पॉइंट, तो अगर हम ऐसे पी पॉइंट लें और ये पॉइंट लेंगे S1 S2 से, तो इस पी पे जो पाथ डिफरेंस आता है उसका वैल्यू कितना होता है? कितना आया था लास्ट टाइम? कितना आया था बताओ? अगर ये डी है, y small d upon capital D. y small d upon capital D. ओके, वेरी गुड। पढ़ के आए थे आप? ये ध्यान था? पढ़ के आए थे? ध्यान था ये फॉर्मूला? सर लिखा हुआ है, पढ़ा था सर। कल के नोट से। अच्छा गुड, जो लोग पढ़ के आए थे वेरी गुड। और उन्हें हमेशा ऐसे करना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको अगर आगे रहना तो। सर पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर तो पूरा ही पीछे छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये होता है हर क्लास में पढ़ के आता है। कई बच्चे हो रहे हैं क्लास में आके फिर कहते हैं देख लेंगे जो पढ़ेंगे,
ऐसा नहीं है, अगर मैक्सिमम आउटपुट लेना है आपको तो करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आता है एक्चुअली, ये आपका y dy d आया था, y स्मॉल dy कैपिटल D। एक तरीका और है जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कुणाल भी कह रहा था, एक्चुअली हम डिफ्रेक्शन में देखेंगे तरीका। और यहाँ भी अगर देखें तो एक्चुअली एक चीज और होती है कि जब कई बार हम ना ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, S1 से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो रे है दोनों के सोर्स से D काफी दूर होता है और ये S1 S2 काफी पास होते हैं, मतलब D मीटर में होता है, ये मिलीमीटर में होते हैं, मिलीमीटर से भी कम है, मतलब 10 टू पावर माइनस में। तो ये जो रे आती है लगभग लगभग पैरेलल हो जाती है, क्योंकि सोर्स बहुत दूर है, मान लो कोई बहुत दूर कोई चीज है तो आपकी रे लगभग पैरेलल हो जाएंगी ऐसे। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इनमें तो लगभग पैरेलल होती है, जितना दूर जाता जाएगा। तो जो पाथ डिफरेंस होता है इन दोनों रे के बीच में, वो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, इतना होता है। इसको हम पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं। आगे तो ये दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसके बाद यहाँ से लेके पी तक और S1 से लेके पी तक डिस्टेंस बराबर है। तो जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों रे में S2P और S1P में, वो ये है, डेल्टा x जो है इतना है। ये बात समझ में आई सबको? है ना? तो इनको हम पैरेलल मानते हैं दोनों को, तो पाथ डिफरेंस इतना आता है डेल्टा x। अब इसको अगर हम थीटा की इसमें लिखें, थीटा की टर्म में लिख सकते हो। देखो ये d है, आपको तो पता ही है, आपको d है ये। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे ख्याल से ये भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा होगा तो डेल्टा x कितना आएगा बताओ? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, डेल्टा x कितना आएगा? साइन थीटा के टर्म्स में बोल सकते हैं। d sin थीटा लिख सकते हैं, यस d sin थीटा, ठीक है। अब d sin थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली d tan थीटा कर सकता हूँ, और tan थीटा को मैं y बाय d लिख सकता हूँ। tan थीटा क्या हुआ यहाँ पे? tan थीटा ये थीटा है, तो ये y है और ये d है, तो y बाय d आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं तो यूजुअली ऐसे याद रखता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ से d sin थीटा से। तो अगर आप d sin थीटा याद रखेंगे तो आपको फिर इसके फॉर्मूला ध्यान रहेगा y d बाय d, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो ये जो है आपका जो पाथ डिफरेंस आया। अब पाथ डिफरेंस जो आया ये जो है अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। जैसे आप ऊपर नीचे मूव करोगे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? सेंटर पे तो 0 आएगा, यस क्योंकि दोनों रे है ना 0 आएगा, क्योंकि दोनों रे बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर ये दोनों सोर्स बराबर दूरी पे सेंट्रल लाइन से, तो दोनों रे बराबर दूरी तय करेंगी। अगर जब बीच में यहाँ पे आएंगी तो बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पे डेल्टा x 0 होगा, तो क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा नहीं बनेगा? क्या बना था यहाँ पे? यहाँ पर मैक्सिमा बना था, सेंट्रल मैक्सिमा जिसे बोल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे सेंटर में मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। फिर जैसे आप ऊपर मूव करोगे तो आपकी y की वैल्यू चेंज होगी, तो y की वैल्यू चेंज होगी तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा आपका। तो फिर कहीं पे मैक्सिमा, कहीं मिनिमा, कहीं मैक्सिमा, कहीं मिनिमा बनेगा। तो पहले क्या बनेगा दोबारा? मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा? तो ऊपर देंगे तो मिनिमा बनेगा। तो पाथ डिफरेंस आपका कितना होगा? पहला मिनिमा में 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 होगा, पहले के लिए लैम्डा बाय 2 होगा। तो जहाँ लैम्डा 2 बाय 2 होगा वहाँ पे आपका मिनिमा बनेगा, फिर लैम्डा आएगा पाथ डिफरेंस अगला, जब y की वैल्यू और बढ़ेगी। तो क्योंकि जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डेल्टा x बढ़ रहा है, तो जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर लैम्डा हो जाएगा अगला पाथ डिफरेंस मान लो। तो जहाँ पे लैम्डा होगा और मैक्सिमम बनेगा, फिर और ऊपर जाओगे तो 1.5 लैम्डा हो जाएगा, 1.5 लैम्डा होगा तो मिनिमा, फिर 2 लैम्डा, फिर मैक्सिमा, 2.5 मिनिमा, 3 पे फिर मैक्सिमा। तो ऐसे चलता रहेगा आपको, पहला मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। ये मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब जो है कंडीशन क्या है फॉर ब्राइट फ्रिंज, आपको कहाँ पे मिलेंगे और डार्क फ्रिंज कहाँ पे मिलेंगे, यानी मैक्सिमम मिनिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज कंडीशन हमारी हो जाएगी कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए हमारा डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा। डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा मतलब y d बाय d n लैम्डा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू n t लैम्डा बाय स्मॉल d।
तो ये जो होगा आपका इन इन y पे, यहाँ पे आप n की वैल्यू चेंज करोगे, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 करोगे, तो वहां पे आपके क्या होंगे, मैक्सिमा होंगे एंड सो ऑन। तो वहां पे आपके मैक्सिमा होंगे। ऐसे मिनिमा के लिए कंडीशन ड्राइव करेंगे तो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स जो है 2n - 1 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अगले पेज पे कर लेते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस डेल्टा एक्स जो है आपका 2n - 1 लैम्डा बाय 2 होगा, which gives you y d by d equal to 2n - 1 lambda by 2, and this gives you y equal to 2n - 1 d lambda by 2d, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये मिनिमा के लिए कंडीशंस आई हैं, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपका फटाफट निकाल लो, इतना टाइम लगेगा नहीं, आपको याद करना चाहो तो कर सकते हो। ये कंडीशंस है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, है ना। ये वाली याद रखो, ऐसे तो ये जरूरत पड़ती है काफी, दोनों जरूरत पड़ती है, मतलब पर निकाल सकते हो इजीली। तो ये मैक्सिमा और मिनिमम के लिए कंडीशन आई, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। ओके। अब जो है, जब ये ग्राफ मैंने आपका, जब इंटेंसिटी आप प्लॉट अगर करोगे, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है अगर दोनों सोर्स हमारे बराबर इंटेंसिटी के हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि अगर इंटेंसिटी दोनों की बराबर है, तो आप लोगों को लास्ट टाइम हमने काफी क्वेश्चन किए थे इसमें कि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो मिनिमम 0 हो सकती है अगर दोनों बराबर इंटेंसिटी के हुए। अगर दोनों बराबर के ना हुए तो इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, कुछ रह जाएगी। तो मान लो भी बराबर है, सिंपल केस लेके चलते हैं, तो इंटेंसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये हमारा मिनिमा हुआ, फिर दोबारा मैक्सिमा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी फिर बराबर होगी, फिर ये मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमा बनेगा, एंड सो ऑन। तो इनको हम बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 है, ये फर्स्ट मिनिमा हुआ, पाथ डिफरेंस यहाँ पे अगर देखें तो लैम्डा बाय 2 है, ये फर्स्ट मैक्सिमा हुआ, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फिर ये सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे शायद 2 लैम्डा हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसे इस साइड भी जाएगा, दूसरी साइड भी। तो ऐसे आपके सारे फ्रिंजेस बनते हैं, ये इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं सारे। तो ये ग्राफ हमने इंटेंसिटी वर्सेस वाई बनाया है। इंटेंसिटी बराबर बढ़ा देना, मैंने थोड़ा सा कम कर दी है, इसकी हाइट बराबर होनी चाहिए, ये सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। अब आपसे यहाँ पे पूछेंगे कि फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, मतलब एक जो फ्रिंज है वो कितना विड्थ का है, उसकी चौड़ाई कितनी है। तो किसी फ्रिंज की अगर आप विड्थ की बात करें तो फ्रिंज कहाँ से कहाँ तक मानेंगे। मान लो ये फ्रिंज है, तो इस फ्रिंज को आप यहाँ से यहाँ तक मान सकते हो, यस है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान सकते हो, या मिनिमम इसकी चौड़ाई कितनी कैसे लोगे, मतलब हम क्या ले सकते हैं उसको, वाई ले सकते हैं, वाई ऑफ द सेकेंड मिनिमा माइनस वाई ऑफ द फर्स्ट मिनिमा अगर हम करें तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, यस है ना। ये सेकंड मिनिमा है और ये फर्स्ट मिनिमा है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें इनका y, तो ये मेरा विड्थ आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है, या ऐसे मैक्सिमम के लिए भी कर सकता हूँ मैं, दो मैक्सिमम माइनस कर दूँ, मतलब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो भी फ्रिंज विड्थ बराबर ही आएगी, यस है ना। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है उसको बीटा से लिखते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू अगर हम निकालें तो कभी मतलब yn माइनस वाई एन माइनस 1 कर लो, चाहे मिनिमा के लिए कर लो चाहे मैक्सिमा के लिए कर लो, फ्रिंज विड्थ हमारी सेम आएगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, n लैम्डा डी बाई डी था, तो n माइनस 1 करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा n लैम्डा डी बाई डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, which gives you बीटा इक्वल टू
लैम्डा डी बाई डी। तो कई बार ये भी पूछेगा आपसे फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला है हमारा फ्रिंज विड्थ का। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार आपसे ये पूछेगा कि कलर अगर मैं चेंज कर दूं लाइट का, मान लो ये रेड कलर के फ्रिंज हैं सारे और मैं अगर ब्लू कलर ले लूं तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी? अगर मैं रेड की जगह ब्लू कलर ले लूं कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। लैम्डा कम होता है ब्लू का, रेड का सबसे ज्यादा होता है। तो ब्लू अगर मैं लूंगा तो कम हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, है ना। तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड करेगी कि आप कौन सा कलर ले रहे हो। अच्छा, अगर मान लो मैं 2-3 कलर की लाइट ले लूं तो क्या होगा, 3 कलर की लाइट ले लूंगा, अलग अलग बन जाएगा सबका। तीनों अपने अपने पैटर्न बना देंगे। अगर मान लो मैंने येलो कलर ले लिया, ब्लू ले लिया और एक रेड ले लिया, तीनों की अपने अपने पैटर्न बनेंगे और आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। मतलब फिर आपको वो पूछेगा कि बताओ, ऐसा हो जाएगा। मतलब मान लो रेड कलर है, रेड कलर के फ्रिंज विड्थ चौड़े होंगे ज़्यादा, उसको ज़्यादा चौड़ा मान लेते हैं। एक का मान लो ऐसे बन गया, एक की थोड़ा सा पतले बन गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। तीसरे के और वो बन जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन जाएगा। तो अलग अलग अपने वो बनाएंगे ये लोग पैटर्न। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि आपका किसी का मैक्सिमा किसी के ऊपर आएगा, किसी का मिनिमा किसी के मैक्सिमा के ऊपर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ जहाँ पे रेड का चौथा मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे ब्लू का तीसरा मिनिमा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसा केस आ सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ पूछेगा कि तीसरा चौथा मैक्सिमा मिनिमा, तो हमें यही चीज़ यूज़ करनी है। ये वाली हमें पता है कि हमारा nth मैक्सिमा या nth मिनिमा कहाँ पे बनता है। ये nth मैक्सिमा हुआ और ये nth मिनिमा हुआ। तो फॉर पर्टिकुलर कलर के लिए कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा बनेगा, तो उससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा किसके ऊपर ओवरलैप करेगा। आई थिंक ये कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, ये क्लियर होगा सब? और उनको क्लियर है सबको? मैंने अभी ज्वाइन Yes, किया sir. है। अभी ज्वाइन किया है? अच्छा, यस सर। बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, तो थ्योरी जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल शुरू से बताता हूँ क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। YDSC में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ड्राइव किया था कि हमारा जो डेल्टा एक्स होता है वो YD/D आया था हमारा फाइनली जो डेरिवेशन हुआ था। यहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। यस। तो मैं ये बता रहा था कि डेल्टा एक्स जो होता है, हम इसको अगर यहाँ पे थीटा मान लें रे के एंगल को, और ये डी तो आपको पता ही है, स्मॉल डी इनके बीच का डिस्टेंस है, कैपिटल डी ये है, तो हम इसको डी साइन थीटा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स को, जो कि डी टेन थीटा के बराबर होती है, जो कि YD/, यानी सेम फॉर्मूला आ जाता है। तो कई बार हम डेल्टा एक्स को ऐसे भी लिख देते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि जब डेल्टा एक्स आपका आगे, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकालो, चाहे ऐसे निकाल लो, तो डेल्टा एक्स हमें पता है कितना है। तो किसी पर्टिकुलर वाई पे मुझे डेल्टा एक्स पता है कितना है। अब मुझे पता लगाना है कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा। तो अगर ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बना तो मैं डेल्टा एक्स को लिख सकता हूँ n लैम्डा, क्योंकि मुझे पता है पार्ट डिफरेंस मेरा तो 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा, तभी मेरा ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा बन सकता है। तो मैंने डेल्टा एक्स को n लैम्डा लिखा, तो मेरा y का वैल्यू आ गया n लैम्डा d/d। तो इन वैल्यू के लिए जहाँ पे n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, यानी कि d लैम्डा/d या 2d लैम्डा/d, 3 लैम्डा/d, तो उन सब पे मेरे मैक्सिमा बनेंगे। मुझे पता है मेरे y कहाँ पे मेरा मैक्सिमा बनेगा, तो मैंने मैक्सिमा की पूछ लिए निकाल लिया सारा, कहाँ पे मेरा मैक्सिमा बनेंगे। ऐसे मुझे मिनिमा निकालना है, तो मिनिमा के लिए मतलब डार्क फ्रिंज के लिए निकालना है, तो मैं इसको n लैम्डा/2 कर दूंगा, 2n - 1 लैम्डा/2 या 2n + 1 लैम्डा/2। तो वहाँ से मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा मिनिमा कहाँ पे बनेंगे, फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, सेकंड मिनिमा कहाँ बनेगा, थर्ड मिनिमा कहाँ बनेगा, तो मैं निकाल सकता हूँ। अब मैंने बीटा की बात की कि जो दो फ्रिंज हैं उनके बीच की विड्थ कितनी होगी, फ्रिंज की विड्थ। एक फ्रिंज मेरा यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक है ये फ्रिंज विड्थ, तो अगर मैं, ये मेरा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मिनिमा, यस। और ये कौन सा है, मिनिमा, सेकंड। यस सर। अगर सेकंड है तो मान लो मैं इसको माइनस कर दूं, y2 - y1 कर दूं। मेरे को फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, सेकंड का भी यही है, n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी बस। तो अगर मैं को माइनस कर दूं तो मेरा विड्थ आ जाएगा,
तो मैंने yn माइनस yn माइनस कर लिया, मैंने मैक्सिमम वाले को माइनस कर दिया, मिनिमम वाले को कर सकता हूँ, मैंने दो मैक्सिमम लेके माइनस कर दिया, मतलब मैंने इसको माइनस इसको कर दिया मान लो, तब भी विड्थ आ जाएगा आपको। तो मैंने माइनस किया तो ये मेरी फ्रिंज विड्थ आ गई, तो ये फ्रिंज विड्थ थी, ठीक है। और ये मैक्सिमम की पोजीशंस थी जो मैं पहले निकाली, तो ये तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि जो फ्रिंज विड्थ आई है ये लैम्डा का फंक्शन है, मैंने लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो मैं रेड कलर ले लूँ और ब्लू कलर ले लूँ, तो रेड कलर की लैम्डा ज्यादा होती है तो उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा बढ़ेंगे होंगे, मैंने विड्थ ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका, विड्थ का रेड का ज्यादा होगा, ब्लू का कम होगा, है ना। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। अब मैं करता हूँ मान लो आप अलग अलग कलर के वो ले लो, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, सबके अपने अपने फ्रिंज बनेंगे, तो उनकी विड्थ अलग अलग होंगी। तो मान लो इसका पैटर्न, एक पैटर्न इसने बनाया रेड ने, उसने फ्रिंज विड्थ चौड़े बनाए तो रेड वाला बना, है ना। एक ब्लू वाले ने बनाया, तो उनके फ्रिंज आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जब फ्रिंज ओवरलैप करेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि बताओ जहाँ पे रेड का चौथा फ्रिंज है वहाँ पे ब्लू का कौन सा फ्रिंज है, तो जहाँ पे उसका चौथा रेड है वहाँ पे उसका पांचवा डार्क है, ऐसे केस बनेंगे। Okay. तो वो क्वेश्चन आपको कर लेंगे, वो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है जब ऐसा केस होगा। अब क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, मान लो रेड का बना और ब्लू का भी बनेगा, ब्लू का शार्प बनेगा काफी, इस केस में बनेगी ब्लू की, ठीक है। तो ये ओवरलैप करेंगे तो कई बार देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा ओवरलैप कर रहा है, तो आपको y की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, और y का पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फॉर्मूला है ही हमारे पास। या तो ये वाला यूज करेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा तो ये वाला यूज करेंगे, d लैम्डा बाय d, ठीक, क्लियर, ठीक है। सर ये फ्रिंज विड्थ जो निकाली है ये मैक्सिमा की है ना सर? ये बराबर होती है ना, विड्थ तो एक ही होती है, मैक्सिमम की बात करें ना, विड्थ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ओके जैसे मान सर, लो ये ठीक, फ्रिंज है, एक फ्रिंज ये हुआ पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यस सर। तो ये विड्थ इसकी पूरी, चाहे आप यहाँ से निकाल लो और चाहे आप इन दोनों के बीच में निकाल लो। एक मिनट ना, कलर चेक करते हैं, चाहे आप इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो फ्रिंज विड्थ तो बराबर ही आएगी, ये भी बीटा आएगी और वो भी बीटा आएगी, तो वैल्यू बराबर आएंगी। तो चाहे मैं मैक्सिमम वाला माइनस करूँ दो कंसेक्यूटिव या मिनिमम, बस कंसेक्यूटिव होने चाहिए, बीटा विल बी सेम, ठीक है। अब क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ओके, तो ये सब हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता है पाथ डिफरेंस हमने निकाला है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन होता है आपस में। तो कई बार आपको ऐसे बोल देगा कि जहाँ पे इतना फेज डिफरेंस है वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, ऐसा कुछ पूछ लेगा, या पाथ डिफरेंस कितना है, तो उससे वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि उसमें क्या करना है। उसके अलावा जहाँ पे फ्रिंज बनते हैं, फ्रिंज की जो शेप होती है, फ्रिंज की जो शेप होती है वो क्या होती है, मैथ्स वाले बताएंगे मुझे, जिनकी मैथ्स है आईआईटी वाले। अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है मैंने S1p माइनस S2p इज कांस्टेंट, तो क्या शेप बननी चाहिए? S1p माइनस S2p इज कांस्टेंट, इसकी एलिप्स प्रॉपर्टी होना है, चाहिए सर। ये हाइपरबोला का होता है। हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है ना, एलिप्स की तो होती है S1p प्लस S2p इज कांस्टेंट, प्लस होता है अगर बीच में माइनस है यहाँ पे डिफरेंस, यस हाइपरबोलिक, यहाँ हाइपरबोलिक बनेगा, ठीक है, वेरी गुड, हाइपरबोलिक बनेगा यहाँ पे। तो फ्रिंज यहाँ पे जो होते हैं हाइपरबोलिक इन शेप होते हैं, तो फ्रिंज की जो शेप होती है वो हाइपरबोलिक होती है। S1p माइनस S2p कांस्टेंट कैसे? हमने एक फ्रिंज के लिए कांस्टेंट है ना, हमने मान लो पहले मिनिमम की बात की है, सेकंड मिनिमम की बात की, तो लैम्डा बाय 2 है वैल्यू, यहाँ पे लैम्डा है या फिर तो कांस्टेंट है ना उसके लिए, फ्रिंज के लिए, एक पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए तो कांस्टेंट है Yes. इसलिए। तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा ना S1p माइनस S2p। हाँ वो पार्ट डिफरेंस है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये केस ऐसा होता, S1 यहाँ पे होता और S2 यहाँ पे होता, और अब स्क्रीन पे बन रहे होते फ्रिंजेस,
अब बता दो क्या बनेगा यहाँ पे। अब मैंने अगर हम एक वैल्यू लेके चले S1P माइनस S2P कुछ लेके चले तो फ्रिंज की शेप कैसी होगी। स्क्रीन पे मान लो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, S1P माइनस S2P कुछ आया, सपोज ये लैम्डा आया, तो दोबारा यहाँ पे भी आ सकता है लैम्डा सेम डिस्टेंस पे नीचे। यस तो बताओ कैसा पाथ बनेगा 3D में सिचुएशन। सामने आपकी स्क्रीन रखी हुई है, गत्ता रखा हुआ है कोई बोर्ड कार्डबोर्ड, और ये दो सोर्सेज है। अगर यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा है, इसके सामने भी लैम्डा, यहाँ पे भी आएगा, एक लैम्डा उस तरफ आएगा, तो कई शेप बनेगी फ्रिज की स्क्रीन पे। अरे क्लियर लगा रहे हो? तो बताना ही है। शेप कैसे बनेगी, जैसे इसमें हाइपरबोलिक बनी थी, यहाँ कैसे बनेगी। इस केस में सो यहाँ पर भी हाइपरबोलिक ही बननी चाहिए। नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ पे कंडीशन दूसरी है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं है। ये कार्डबोर्ड है मान लो, सामने ये स्क्रीन है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है और यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा होगा सेम डिस्टेंस पे, और यहाँ पे भी लैम्डा होगा। तो कैसी शेप बनेगी, सर्कुलर नहीं बनेगी। इन सारी जगह पे बराबर पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। यस सर। तो इस केस में ये सर्कुलर होगा, उस केस में डिफरेंट था वहाँ पे। यहाँ पे जो शेप बनेगी आपकी, अगर दोनों सोर्स सेम लाइन में होते हैं, इस केस में सर्कुलर बनती है। यहाँ पे यूजुअली हाइपरबोलिक बनती है उस वाले केस में, जब आपके वाला केस होता है जो YDSC का नॉर्मल केस है। लेकिन अगर ये वाला केस हो गया तो यहाँ पे सर्कुलर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर बनेगी। तो यूजुअली आप लोगों का यही पूछता है, बस ज्यादा से अगर पूछेगा तो नॉर्मल पूछेगा, तो नॉर्मल केस में हाइपरबोलिक बनती है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। सर YDSC का नॉर्मल केस होगा, उसके अंदर मतलब हाइपरबोलिक शेप दिखाई कैसे देगी स्क्रीन पे। कैसे दिखाई फ्रिंजेस तो देगी? देखने में तो हमें ऐसा लगेगा ना कि रेक्टेंगल है। हाँ, मैंने वो हाइपरबोलिक वैसा होता है, लेकिन उसका वो बहुत कम होता है। मैंने क्या बोला, एंसिटी वगैरह काफी कम होती होगी। तो अगर आप पिक्चर में देखोगे तो पिक्चर में तो आपको जो पिक्चर बनी हुई है, अगर कल उसमें देखोगे नेट पे, तो ऐसे कुछ बनी हुई है, ऐसे करके तो पता नहीं चलता कि हाइपरबोलिक है बेसिकली, लेकिन होती है हाइपरबोलिक है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? अगर आप डायग्राम देखोगे, बुक्स में बने हुए हैं आपके, आई डोंट नो बोर्ड की बुक में है या नहीं है, पर रैसनी खरीदे वगैरह में डायग्राम बने हुए हैं, उसमें ऐसे कुछ करके बना हुआ है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। तो हाइपरबोलिक लगता है वो रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन होता हाइपरबोलिक है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक जो हमने किया है। तो अब इस पे जो है पोजीशंस की जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या क्या बनेगा और कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करें। यस सर। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला सब ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूला हमारे पास है बेसिकली जो हम यूज करने वाले हैं। डेल्टा x इक्वल टू YD/D, y इक्वल टू n d λ/d और y इक्वल टू 2n - 1 λ/d, और बीटा का निकालोगे तो बीटा ही आएगा। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग 3-4 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, एक से ड्राइव हुआ सब। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है, तो आप कैसे बताते हो थ्योरेटिकली
कौन सा कलर होता है YDSC में जिसके लिए फ्रिंज विड्थ इज लीस्ट? सातों कलर में से फ्रिंज विड्थ किसके लिए लीस्ट होती है? ब्लू कलर। ब्लू कलर के लिए Violet लीस्ट होती है। हाँ मतलब वायलेट बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में से ब्लू था, वायलेट होगा तो वायलेट आंसर होगा। ठीक है, तो वायलेट अगर होगा तो वायलेट आंसर दे देंगे हम लोग। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि in YDSC distance between the slits is reduced to half and distance between the slit and the screen is doubled, then fringe width क्या होगा? 4 times। 4 times। मतलब बीटा कितना होगा? बाकी लोग भी निकालो। Will not change, will become half, will become 4 times, will be doubled. सर बोलो। आपका बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। क्वेश्चन कर रहे हो आप? ये हो गया वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके ठीक है, सबका आंसर आगे डन, आगे चले। यस सर। ठीक है, तो सिंपल आंसर क्या है? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन YDSC fringe width is found to be 0.4 mm if whole apparatus is immersed in water of refractive index equal to 4/3, the fringe width will be. तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी अगर मैं इसको इमर्स कर दूं वाटर में? तो 3 mm।
देखो बाकी लोग भी आंसर आ गए। यस। अगर हम न्यू में डालते किसी चीज को, लैम्डा कितना रहता है, मतलब लैम्डा बाई न्यू रहता है। अगर हम किसी लाइट को उसमें ले जाए तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा वहाँ पे, तो लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, तो आपका लैम्डा का लैम्डा बाई म्यू हो गया, तो बीटा कितना हो जाएगा ये आपको देखना। देखो सब लोग आंसर डन है। एग्जाम वाले से डन। ये हो जाएगा, तो इट विल बिकम बीटा बाय न्यू, इट विल बिकम बीटा बाय न्यू। ठीक है, तो बीटा बाय म्यू हो जाएगा आपका, तो ये आपका 0.4 बाय 0.3 mm हो जाएगा। ठीक है, डन। अगला करें क्वेश्चन। यस सर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम in YDSC the width of slit are in ratio 4:9, तो आपको बताना इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बिना YDSC के भी कर सकते हो, इसको पहले कर चुके हैं हम ऑलरेडी। फ्रिंज विड्थ बोला, सॉरी नॉट बीटा, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं, विड्थ बोला, विड्थ ऑफ द स्लिट, मैंने बीटा लिख दिया गलती से। विड्थ ऑफ द स्लिट जो है इस रेशो में, width of slit 1 ratio width of slit 2 is 4:9. So what is the ratio of maximum to minimum intensity? Hmm. 25:1. Let me check. 24 24 तो C मतलब 25:1. Yes, correct. यस सर, यही आंसर है। Yes. ठीक है, लास्ट टाइम भी कर चुके थे हम लोग कि विड्थ जो होती है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होती है, तो वहां से हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है। इंटेंसिटी यहाँ पे 4:9 में है, तो एम्पलीट्यूड हमारा 2:3 में है, यानी तो मैक्सिमम पे 2 और 3 5 हो जाएगा, मिनिमम पे 2 - 3 1 हो जाएगा, तो 5:1 में एम्पलीट्यूड आएगा, तो 25:1 में इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, डन है, सबका करना है, ये कर लोगे सब लोग। डन है सर। एक बार कर दीजिए। कर दूं, लास्ट टाइम किया था ना हमने, अगर हमारी विड्थ जो रेशो होती है वो इंटेंसिटी का रेशो होता है, तो जो दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी है उसका रेशो ये आ जाएगा आपका 4:9। ये इंटेंसिटी का रेशो आया। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है √I1 + √I2 का स्क्वायर, इसका रेशो ये होता है, मैंने लास्ट टाइम किया था। इसका रेशो अगर आप निकालोगे तो 4 और 9 है, इनको पुट कर दो यहाँ पे, 2 + 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 5:1।
सॉरी 5 का स्क्वायर बाय रेशियो 1 तो 25/1 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन में अगर विड्थ की जगह बीटा होता तो कोई बनता है रिलेशन? नहीं फिर तो नहीं बनता, बीटा से कुछ नहीं बनता, बीटा से तो लैम्डा का फर्क पड़ता है बस, उसका पता नहीं चलता ना आपको। क्वेश्चन नंबर जो है अगला हमारा यहाँ पे 32 है, लिखा है कि YDSC स्लिट हैव इक्वल विड्थ है दोनों की, विड्थ कितना, दोनों स्लिट की विड्थ बराबर है। सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट द स्लिट, तो हम यूजुअली सिमेट्रिकली रखते हैं, सोर्स को बीच में रखते हैं। तो कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ central fringe is I naught if one of the, अच्छा यहाँ पे जो इंटेंसिटी हमारी सेंट्रल फ्रिंज की होती है और जो बाकी होते हैं हमारे फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है, राइट? यस है ना, सबकी बराबर होती है और थिकनेस भी बराबर होती है, बीटा बराबर होता है, तो यहाँ पे बराबर होता है। अभी आगे डिफ्रैक्शन पढ़ोगे वहां पे बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे बराबर होता है। अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि if one of the slit is covered, the closed, intensity at this point will be, मैंने सेंटर मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। I naught by 4. I naught by 4 is one of the option. Correct है। डन सर। I naught by 4 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज की जो होती है, अगर दोनों का मान लो आई और आई हो तो इंटेंसिटी कितनी आएगी मैक्सिमा पे? मैक्सिमा पे 4i आएगी अगर आई और आई को आप ऐड करोगे तो, है ना। फॉर्मूला को पता ही है, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर वगैरह, तो 4i आएगा वहाँ पे। तो ये 4i जो है वो आई नॉट दिया हुआ है आपको। अब ये कह रहे हैं मैंने एक क्लोज कर दिया, क्लोज कर दोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमम में? आई हो जाएगा, इनफैक्ट सब जगह ही आई हो जाएगा। तो अगर वो आई हो जाएगा तो आई कितना होगा? आई नॉट बाय 4 होगा। फिर आपकी इंटेंसिटी जो होगी इसके 1/4 हो जाएगी जो पहले थी। अब जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट बाय 4 हो जाएगी। तो जब आपके आई और आई के दो सोर्स होते हैं तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमा पे 4i होती है किसी भी मैक्सिमा पे, और मिनिमा पे 0 होती है। ठीक है, मिनिमा पे 0 होती है। तो ये क्लियर है क्वेश्चन आपको? सर एक बार बता देना। आगे मूव करते हैं। सर एक बार और बता दो, समझ नहीं आया। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था ना, अगर दो सोर्स आपके होते हैं, इंटेंसिटी जो होती है ये आती है रूट ऑफ आई
मैंने I1 प्लस I2 फॉर्मूला जो बनता है आपका ये होता है, ऐसा कुछ बना था, क्या बना था? तो अगर मैक्सिमा की बात करें तो cos phi 1 आपका बना जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला जो बनता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है फॉर्मूला इंटेंसिटी का मैक्सिमा पे। ठीक है, अब मान लो दोनों सोर्स बराबर है I और I के, और आपने स्क्रीन ले ली, तो मैक्सिमम पे कितना बनेगा ये वैल्यू? फोर आई बनेगा, यानी जो मैक्सिमम यहाँ पे होंगे वो 4i इंटेंसिटी होगी, और मिनिमम में कितनी होगी? √I1 माइनस I2 करेंगे, 0 आ जाएगा, बीच में अगर माइनस आ गया तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा फर्स्ट मिनिमम पे, फिर 4i आएगा, फिर 0 आएगा सेकंड मिनिमम, फिर सेकंड मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। तो सारे मैक्सिमम पे इंटेंसिटी 4i होगी, अब मिनिमम पे 0 होगी इस केस में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी 4i है शुरू में, सॉरी I0 है शुरू में, तो यानी I0 4i है। अब वो कह रहा है एक स्लिट को मैंने बंद कर दिया, मतलब वहां से लाइट आनी रोक दी मैंने, तो अब क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा अगर एक ही सोर्स है तो, एक सोर्स है तो इंटरफेरेंस होगा कुछ? नहीं होगा भाई, दो सोर्स तो करेंगे इंटरफेरेंस, एक में थोड़ी लेगी इंटरफेरेंस अपने आप को, तो नॉर्मली लाइट आएगी। तो अगर लाइट आएगी तो सब जगह इंटेंसिटी क्या होगी? आई होगी, नहीं होगी? हर जगह Yes, sir. अगर आप बल्ब की लाइट डालो हर जगह तो क्या होगी? इंटेंसिटी आई तो होती है। अगर आप ये मान लो डिस्टेंस काफी कम है, मतलब दूर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, तो अभी मान लो डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, तो सब जगह इंटेंसिटी बराबर होगी, आई होगी। जबकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 4i थी या 0 थी, या 4i थी या 0 थी, या 4i थी या 0 थी। तो अब कंडीशन ये हो गई है, तो ये कह रहा है कि अब सेंट्रल पे इंटेंसिटी पहले के कितने टाइम्स हो गई है? तो पहले के कितने टाइम्स हो गई है इंटेंसिटी? पहले 4i थी, अब i है, कितना हो गया? I0/4 हो गया, नहीं हो गया? Yes, sir. क्लियर? Okay. अब क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। सर एम्पलीट्यूड के बोल सकते थे एम्पलीट्यूड के लिए क्या बोल? सर, हाफ एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगी, जिससे 1/4 हो जाएगी इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, ये बोल सकते हैं, बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा a प्लस ए हो जाएगा 2a, और यहाँ पे केवल a होगा, तो अगर हाफ एम्पलीट्यूड हो गया इंटेंसिटी 1/4 बोल सकती है। ठीक है, दोनों सही है। चलिए आगे मूव करते हैं, इंटेंसिटी के भी और क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर बाद, तो बीच में आ गया था बाई चांस, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, जिसमें YDSC का बैकेट डायमेंशन को समझ पाए, कि जिसकी विड्थ वगैरह को क्या फर्क पड़ता है, अभी में क्या फर्क पड़ता है। तो YDSC द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, स्लिट सेपरेशन मतलब D होता है, कंफ्यूज नहीं करना पेपर में। स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, यूजुअली ऐसे लिखा रहता है 1 mm, 0.5 mm। स्क्रीन डिस्टेंस इज 1 मीटर, लगभग ऐसे होता है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर। For a monochromatic light of wavelength 500 nanometer, distance between third minima from the central maxima is distance of third minima from central maxima is कितना होगा? वन 1.25 मिलीमीटर। 2.25 नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शंस कैसे हैं? mm नहीं है, 0.5 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.25, 1.5, 1.75, कितना रहा? 1.5 यस सर। थर्ड मिनिमा,
y का फॉर्मूला क्या होता है 2n minus 1 lambda d by सर 1.25 नहीं आ रहा? 1.25 नहीं, कैसे निकाल रहे हो आप? ये फॉर्मूला लगा रहे हो कुछ और लगा रहे हो? यस सर, यही लगा रहा हूँ। 1.2 0.1 कितना आ रहा है? 0.12 अच्छा रुको, मैंने आंसर नहीं बताया ना, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इसका आ रहा है, हाँ ठीक है 1.25 ही है, तो इससे निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू हम जो पुट करेंगे थर्ड के लिए 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, 1 आएगा 5 करना पड़ेगा। 5 आएगा 5 लैम्डा d by 2d, तो 5 आ जाएगा y की वैल्यू 5 टाइम्स 500 नैनोमीटर इंटू 1 हो जाएगा 10 टू पावर -3, 5 पंजे 25 2, ये 1000 हो जाएगा, सॉरी 2500 कर लेते हैं, 2500 इंटू 10 टू पावर -6 बाय 2, तो 1250 10 टू पावर -6 यानी कि 1.25 10 टू पावर -3 मीटर में आंसर आया होगा ये, उसको mm में कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको ये। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two slits at a distance of 1 mm are illuminated by a light of wavelength 6.5 10 to power -7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. The distance between third dark fringe and fifth bright fringe is फिफ्थ है 50 third dark fringe and fifth bright fringe. Fifth 15 नहीं है, fifth है यार। So 1.625 1.625 देखो ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन में है 1.63 है mm ऑप्शन में, एक 0.65 mm है, 3.25 है, 4.88 है। जैसे 1.62 यस 1.63 दिया हुआ है यहाँ पे आंसर। यस सर। ठीक है, निकाल लिया सबने? थर्ड डार्क फ्रिंज वही पता है आपको, अब तो ब्राइट फ्रिंज का वाई निकाल सकते हो, दोनों को माइनस करना है।
और वहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डन सबका? अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट। कितनी देर? सर बस 50 सेकेंड। 50 सेकंड। कितने वाला फॉर्मेट ड्राइव करते निकालना? सर 20 सेकेंड। फिफ्थ डार्क मतलब 1 3 5 7 9। हो गया सर। फिफ्थ ब्राइट ये हो जाएगा और थर्ड डार्क हो जाएगा ये वाला। हो गया? आ गया आंसर? इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 5 लैम्डा डी यस सर। 5/2 Yes. क्या बोलो? कुछ बोलो। See, exact answer हो गया 1.62. 1.62 आ रहा है, 625 सबको। Yes, तो वही है, ठीक है. किताब में मतलब ऑप्शन दिया नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने 1.6 लिखा है। Okay. सर इस क्वेश्चन को फ्रिंज ब्रिज से नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं, मैं वो करने वाला था अभी। सर उससे फिर 1.5 से इंटू कर देंगे। हाँ फ्रिंज विड्थ से अगर हम निकालें तो ये जो है हमारा थर्ड डार्क फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात चल रही है। थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट है ना, तो कितना हो गया ये? ऐसे अगर बनाया नहीं है तो थर्ड डार्क मतलब 1 2 3। पहला ब्राइट मान लो ये सेंटर है, मान लो पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, चौथा ब्राइट, पांचवा ब्राइट। ये पांचवा ब्राइट और तीसरे डार्क की बात चल रही है। डार्क मतलब ये पहला डार्क, दूसरा डार्क और तीसरा डार्क। इसके और इसके बीच में कितनी दूरी होगी? अलग पे लिख लेते हैं। अगर सेंट्रल है 3 4 5, पांचवा ब्राइट ये है, पहला ब्राइट ये था ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पांचवा ब्राइट और तीसरा डार्क। डार्क अगर देखें तो पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क। तीसरा डार्क ये है, तो ये थर्ड डार्क है और ये फिफ्थ ब्राइट है। इनके बीच की दूरी होगी कितनी हो जाएगी? एक बीटा तो ये हो जाएगा यहाँ तक, दूसरा बीटा ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बीटा/2। अगर ब्राइट की बात करें तो कितना हो गया? 2.5 बीटा। यस सर 2.5। 2.5 बीटा है, यहाँ पे 2.5 आया था ये। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले में कह रहा है कि in YDSC D is 0.90 mm. Fringe are obtained on a screen kept at 1 meter distance away. Second dark fringe is 1 mm from the central fringe. लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लैम्डा कितनी है? इजी है तो
0.90 millimeter. 0.9. Six hundred nanometer. 600. 600 ऑप्शन में है, सेंटीमीटर में बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो ऑप्शंस बता दो कैसे कैसे। सेंटीमीटर में 16 into 10 to the power minus 4 centimeter, 6 into 10 to the power minus 5 centimeter, 10 into 10 to the power minus 4, 10 into 10 to the power minus 5. 6 into 10 to minus 5 centimeter. 6 into 10 to the power minus 5 यानी डी ऑप्शन आता है आपको। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 52 कॉर्न्स। यस सर। निकल जाएगा तो आसान है, इससे टफ क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आंसर है, हाँ डी आंसर है, 6 into 10 to the power minus 5 centimeter। ठीक है, आया सबको? यस सर। आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? अगले क्वेश्चन में ना डिफरेंट कलर की लाइट वाला आ गया। तो मिक्सचर ऑफ लाइट कंटेनिंग lambda equal to 590 nanometer and an unknown lambda। दूसरे वाले का पता ही नहीं क्या है, unknown lambda है। illuminate YDSC and give rise to overlapping interference pattern on the screen। The central maxima of both lights coincides। Further, it is observed that third bright fringe of unknown light coincides with fourth fringe of the third bright fringe of the known light है, यहाँ पे unknown नहीं, ये known था। Third bright fringe of the known light coincide with the fourth fringe of ये unknown है, fringe of the unknown
लाइट, तो आपको वेवलेंथ बतानी है आपको कि लैम्डा कितनी है अननोन वाले का। फोर्थ फ्रेंड डार्क है या लाइट? फोर्थ फ्रेंज फोर्थ ब्राइट, थर्ड ब्राइट एंड दिस इज फोर्थ ब्राइट। फोर 42.5. करेक्ट, 442.5 mm, sorry, nanometer is the right answer. Done? बाकी लोग भी कर लो फटाफट से। Yes, sir, done. थर्ड ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट, लैम्डा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट का 3 लैम्डा डी बाई डी इक्वल टू 4 लैम्डा डैश डी बाई डी, ये बनेगा रिलेशन। ये तो कट ही जाएंगे, तो 3 इंटू लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा डैश। 3 किसका था? 3 वाज ऑफ द मून, तो थर्ड वाला था 590 का बाय 4 इक्वल टू लैम्डा डैश हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर है ना। चार चौके 16, 17 आएगा, फिर आई थिंक 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ये नैनोमीटर में आएगा आंसर। डन सर। डन, ठीक है, तो इजी था ये। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी को डाउट नहीं है ना, क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, if eighth bright band due to light of wavelength lambda 1 coincide with ninth bright band of lambda 2, ये पूरा लिख रहा हूँ, of wavelength of lambda 2 लिख रहा हूँ, of lambda 2 in YDSC experiment, then possible values of visible lights और ऑप्शन देखिए, बताना पड़ेगा आपको आंसर।
फोर्थ ऑप्शन फोर्थ, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। डी। फर्स्ट आ रहा है, देखो कौन सा सही है फिर। फोर्थ आ रहा है। फोर्थ आ रहा है, यस सर, फोर्थ। यस सर फोर्थ है। अच्छा कैसे निकाला? सर लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 9/8 आना चाहिए। ओके, रेशो निकाला, रेशो से फिर 9/8 आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। बाकी डोगरी वैसी की है सेम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो डन सबका, ये वाला भी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कहेंगे कलर वगैरह आप कर सकते हो ना, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अगर आप निकालोगे यहाँ पे, फॉर्मूला पता ही है। यहाँ पे जो लिखा कंडीशन है, इस पर कंडीशन जो है 8th ब्राइट फ्रिंज, 8 लैम्डा डी बाय डी जो होगा पहले वाले का वो होगा 9 लैम्डा 2 डी बाय डी। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज 9:8। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 है 9:8 आंसर, तो यहीं पे आ गया 9 और 8 का रेशियो। सर डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया इंटेंसिटी वाली पे, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। इंटेंसिटी का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, I1 I2 फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, उन सब से थोड़ा सा और ट्राई करते हैं यहाँ पे, स्पेशली YDSC के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है अगर ये बताओ कि अगर if two slits of YDSC are unequal in width, then क्या होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? ब्राइट फ्रिंज will have unequal spacing other option same लिखा will have unequal spacing, fringe will not appear, C option है dark fringe will be perfectly dark, dark fringe will not be perfectly dark। इन तीन में से बताना वो दो ऑप्शन सेम दे रखी है। डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क, आंसर आएगा सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, हमने डिस्कस भी किया था कि अगर Yes, आपके sir. दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी जो होगी जीरो नहीं होगी वहाँ पे मिनिमम पे, तो फिर परफेक्टली डार्क नहीं बनेगा, वहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी रह जाएगी। I1 - I2 जीरो नहीं हो पाएगा, रूट I1 - I2, तो इंटेंसिटी विल बी लेफ्ट। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, श्री वाला तो ऑप्शन देख के भी निकल जाता। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि in YDSC instead of taking equal width slits
instead of taking equal slit, one slit is made. One slit is made twice wide as other. Then in the मैंने पहले बराबर की बाद में उनको डबल कर दिया। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा? पहला इंटेंसिटी ऑफ both maxima and minima increases. B, intensity of maxima increases, minima has zero intensity. C, intensity of maxima decreases, that of minima increases. D option, intensity of maxima decreases, minima has zero intensity. क्या आंसर है? Option first. फर्स्ट ऑप्शन पहला Yes. नहीं, पहला कैसे होगा? बी मैक्सिमा इंक्रीजेस, मिनिमा है जीरो, नहीं जीरो तो नहीं सकता। फर्स्ट क्या था? इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजेस, मैक्सिमा डिक्रीजेस, मिनिमा इंक्रीजेस। बी तो नहीं होगा, जीरो इंटेंसिटी तो हो नहीं सकता, दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते यार। क्या आना चाहिए आंसर? बोथ इंक्रीज, यही आना चाहिए। ये आना चाहिए। ठीक है, एक और अगर डबल किया है तो, है ना, तो अगर एक और डबल किया है तो हो सकता है। आप लोगों को ये है ना, कौन से ये है आप लोगों को? Yes sir. हाँ, अगर डबल किया होगा तो, अगर समझ कि दोनों को मैंने एक को डबल किया, तो पहले मान लो एक की विड्थ W थी और एक की W थी, तो इंटेंसिटी जो होगी 4i और 0 होगी मैक्सिमम मिनिमम की। अब आपने 2W और W कर दिया, तो इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी? ऐसे अगर देखें तो इसकी 2i हो जाएगी और इसकी i के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कितना जाएगा? 3i, तो 9 हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। ऐसे आएगा, कितना आएगा? 9 आएगा ना। 2 का पाई 1 2 9 नहीं होगा ना। और यहाँ पे कितना होगा मिनिमम वाले पे? इंटेंसिटी पहले वाले को i और i मान सकते हो, इस वाले को 2i और i मान सकते हो, तो मिनिमम पे कितनी आएगी? सर आई मैक्सिमम 9 नहीं होगा ना। कितना होगा? सर √2 + 1 का स्क्वायर आई। √2 √2 + 1 का स्क्वायर। ऐसे। यस सर। हाँ, Yes.
ये बोल रहे हो आप? मैंने आई इनटू दिस। ठीक है, हाँ 9 नहीं होगा, ये होगा, यानी कितना होगा 2 और 1 3 जमा 2 रूट, तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ऐसी मिनिमा निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी हम मिनिमा भी निकाल सकते हैं। तो ये मिनिमा कितना आएगा, मिनिमा निकालेंगे तो √2i तो -1 √i करेंगे तो ये √2 - 1 आ जाएगा इस बार, यानी 2 जमा 1 - 2 √2 यानी 3 - 2 √2 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमा। तब के मैक्सिमा का क्या हुआ, ये बढ़ा है घटा है? बड़ा है, वैसे बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर आप आई और आई बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। और मिनिमा क्या हुआ, मिनिमा भी बढ़ गया, तो दोनों बढ़े हैं, तो बोथ विल इंक्रीज। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर ये बोलता है कि हाफ किया है तब क्या होता? एक स्लिट को हमने हाफ कर दिया तब क्या होता? सी ऑप्शन आता है। अगर एक स्लिट को हमने हाफ कर दिया तो आंसर फिर मैक्सिमम मैक्सिमम कम हो जाता है, मैक्सिमम कम हो जाता है और मिनिमम इंक्रीज हो जाता है। उस केस में सी आंसर आता। अगर हम एक को W रखें और एक को W/2 कर दें तो इंटेंसिटी I और I/2 हो जाएगी, तो मिनिमा की 0 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, कुछ तो आएगी, मतलब तो 0 से तो ज्यादा आएगी, तो मिनिमा का बढ़ जाएगा। और मैक्सिमा का पहले I और I था, I और 2i I/2 का इंटरफेरेंस होगा, तो मैक्सिमा घट जाएगा। ठीक है, मिनिमा का बढ़ जाएगा। तो अगर ये करेंगे तब आएगा आंसर सी। तो मैं फिर यही सोच रहा था कुछ। तो ठीक है, आपका आंसर ए आंसर इज करेक्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, अगला कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन YDSC monochromatic wavelength of lambda is used, the path difference corresponding to any point having half the peak intensity is, ऑप्शन देता हूँ। हो जाएगा अभी क्या चलेगा, खत्म भी करना तो तब तो तुम्हारी 3 लाख अभी तक 2 थी ना। अच्छा नहीं हो जाएगा तुम्हारा
बाद में अभी कॉमन चैप्टर स्टार्ट होगा 7 क्लास नहीं हो सर करा देंगे टेंशन मत लो ये ऑप्शन नहीं, ए नहीं है। आपका पीक इंटेंसिटी, पीक पे इंटेंसिटी होती है 4i और हमें चाहिए 2i। फॉर्मूला को पता ही है, जब दो इंटेंसिटी को ऐड करते हैं तो क्या बनता है। तो सेकंड ऑप्शन बी है। बी आंसर है, सब लोग निकाल दो। इंटेंसिटी है, कितना होना चाहिए आपका ये पीक का आधा, वहां से आपका 5 आएगा तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, वहां से फिर पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। बी बॉम्बे। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 + cos 5 = 1 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, cos 5 = 0, cos 5 0 आ रहा है, pi/2 आ गया, फिर
पाई बाय 2 के मल्टीपल कुछ cos phi 0 आना चाहिए, तो पाई बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 के मल्टीपल आएंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा कितना होगा, 2 पाई पे अगर लैम्डा होता है तो पाई बाय 2 कितना होगा, लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे लैम्डा बाय 4 होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप और निकालोगे तो मल्टीपल आ जाएंगे उसके, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। यस सर पर इस क्वेश्चन में ये नहीं देना चाहिए था कि दोनों जो स्लिट है उनकी वो फिट सेम है। हाँ तो एज्यूम करना पड़ेगा वो, तो फिर अगर ऐसा केस है तो, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कहीं नहीं पाएगी। तो जनरल केस हो गया ना एक, तो मैंने वाईडीएससी और नॉर्मल जो केस होता है वो वाला केस ही लिया है मैंने। ऐसा क्वेश्चन है वो कराएंगे भी, एडवांस वाले कुछ क्लास होगी तब कराएंगे। ये एडवांस वालों का एक फेवरेट टॉपिक है, तो काफी तक मेरा भी है। तो ये डन है सबका, इसमें ये क्लियर है सबको, तुमने निकाला भी। यस सर मैं पूछ रहा था कि पार्ट डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट हैविंग द हाफ द पीक इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी से आधी यहाँ पे इंटेंसिटी होगी और पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो आधी इंटेंसिटी मतलब पीक की हमारी 4i होती है, तो आधी मतलब 2i होगी वहाँ पे। तो हमने किसी जनरल पॉइंट पे इंटेंसिटी जब निकाली तो ये फॉर्मूला बना किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, ये पीक से हाफ होना चाहिए एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन ये 2i होना चाहिए, 2i से 2i कट जाएगा तो 1 + cos phi 1 होना चाहिए। यहाँ से cos phi = 0 आ गया तो phi हमारा पाई बाय 2 आ गया, तो फेज डिफरेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस के हमने कन्वर्ट कर लिया उसे कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला लगा के, तो यहाँ से हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया। जनरलाइज करोगे तो फार्मूला बन जाएगा आपका जो भी फार्मूला, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। ठीक है, ये क्लियर है? ये किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? सर अगला ब्रेक के बाद कर लेंगे, क्योंकि सर कॉपी खत्म हो गई, वो लेकर आएंगे। कॉपी खत्म होगी, मैं तो थोड़ी देर में ब्रेक करते हैं। सर 20 मिनट का ही दे दीजिए अभी। चलो ठीक है, ले लो फिर ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो 6 बजे मिलते हैं हम लोग, 6 बजे तक ब्रेक देते हैं। ठीक है, यस सर। चलो। ओके सर।